हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक को पढ़ेंगे जिसको कि हम लोग दर्पण सूत्र के नाम से जानते हैं। दर्पण सूत्र क्या होता है इस बात को हम लोग समझेंगे। दर्पण सूत्र का डेरिवेशन कैसे किया जाता है, जो भी फॉर्मूला यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ आप देख पा रहे होंगे 1/v प्लस 1/u इजकल टू 1/f इजकल टू 2/r। इसी को ही एक्चुअल में हम लोग दर्पण सूत्र कहते हैं। तो इसका डेरिवेशन यानी ये फॉर्मूला बनकर आता है, तो कहाँ से आता है उसको हम लोग पूरे इस वीडियो में आज के डिराइव करने वाले हैं। ताकि हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि दर्पण सूत्र, जो कि हेडिंग आप देख पा रहे होंगे, ये दर्पण सूत्र क्या होता है। तो दर्पण सूत्र क्या होता है, इसका डिफिनीशन अगर बोलना चाहे तो सिंपल बेसिक है। दर्पण में जब कहीं वस्तु रखते हैं तो वस्तु का जो दूरी होगा, प्रतिबिंब जहाँ पे बनेगा उसके दूरी को हम प्रतिबिंब दूरी कहेंगे, और कोई भी दर्पण होगा तो उसका फोकस दूरी होता ही है, जैसा कि आप जानते हैं। तो दर्पण में वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी, इसी तीनों के बीच रिलेशन बताने के लिए, रिश्ता बताने के लिए जो हम लोग फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, एक्चुअल में उसी को ही हम लोग बोले तो दर्पण सूत्र कहते हैं। और ये दर्पण सूत्र आपका अवतल एवं उत्तल यानी दोनों ही गोलीय दर्पण के लिए लागू होता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग अवतल दर्पण में इसका डेरिवेशन कैसे होता है इसको देखेंगे, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इसी फॉर्मूला का डेरिवेशन उत्तल दर्पण में आखिर हम लोग किस तरीक़ा से कर सकते हैं। आइए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम लोग प्रूफ करने वाले हैं दर्पण सूत्र आखिर क्या होता है, और इसको प्रूफ करने के लिए इसमें हमको कुछ त्रिभुज के बेसिक जानकारी, त्रिभुज के बारे में बेसिक जानकारी की जरूरत पड़ेगी। तो उसको मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे रफ में समझा देता हूँ। जैसे कि मान लेते हैं मेरे पास कोई सा भी दो त्रिभुज है, एक यहाँ पे हम बना लेते हैं ABC, और एक और त्रिभुज बना लेते हैं DE, और यहाँ पे F। यहाँ पे कुछ एंगल बन रहा होगा, यहाँ भी बन रहा होगा, और यहाँ पे भी इसी तरह यहाँ पे बन रहा है, यहाँ बन रहा है और यहाँ पे बन रहा है। अब सपोज करते हैं ये दोनों ट्रायंगल इस तरीक़ा से है कि जो यहाँ पे एंगल बन रहा था, नहीं जो कोण एंगल ए है, कोण ए है, वो अगर डी के क्या हो जाए, बराबर हो जाए। यानी अगर एंगल ए कोण ए बराबर हो जाता है एंगल डी के, उसी तरीक़े से अगर बात करें कोण बी अगर बराबर हो जाए कोण ई के, यानी कोण बी अगर बराबर हो जाता है कोण ई के, जब दो कोण बराबर हो जाएगा तो ऑटोमेटिक है कि तीसरा एंगल भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। चूँकि हम लोग जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है, और इस प्रकार हम लिख सकते हैं। इसलिए एंगल सी इजकल टू एंगल एफ। ये बात आप लोग पहले से जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो अभी आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी दो त्रिभुज जिसमें अगर दो कोण आपस में बराबर है तो उसका तीसरा कोण भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। और वैसा कोई सा भी दो त्रिभुज जिसमें दो कोण या तीनों कोण आपस में बराबर होता है, उस दो त्रिभुज को हम लोग कहते हैं समरूप त्रिभुज। क्या कहेंगे, तो बोले तो समरूप त्रिभुज। क्या बोले, वैसा दो त्रिभुज जिसमें दोनों त्रिभुज के तीनों कोण जो होता है आपस में एक दूसरे के बराबर हो, तो उस दोनों ही त्रिभुज को हम लोग एक दूसरे का समरूप त्रिभुज कहते हैं। और इसको लिखा जाता है, कैसे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, समरूप ए त्रिभुज जो हो जाएगा ABC, समरूप का साइन हम लोग ऐसे देते हैं, और एक इसके समरूप हो जाएगा त्रिभुज DEF। लेकिन यहाँ तक तो हो गया, लेकिन इसके बाद जो एक्चुअल में होता है वो हमारे काम का है। अब क्या हुआ, दो त्रिभुज में तीनों कोण आपस में जब बराबर है तो उस दोनों त्रिभुज को हम लोग क्या कह दिए, समरूप त्रिभुज। लेकिन इतना पे ही बात रुकता नहीं। अगर दो त्रिभुज जब समरूप हो गया तो होता क्या है, एक्चुअल में जो कोण दोनों त्रिभुज का बराबर था उसके सामने का भुजा का अनुपात यानी साइड का जो रेशियो होता है वो भी क्या होता है, एक दूसरे के बराबर होगा। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें एंगल ए, तो इसके सामने का साइड कौन सा आ जाएगा, BC बोले या फिर बोले तो C भी लिख सकते हैं। चलिए B से स्टार्ट करते हैं, तो क्या लिख सकते हैं, BC। लेकिन एक संगत जो भुजा है जिसको हम लोग BC लिखे, उसी तरीक़ा से ए जो जिस त्रिभुज के समरूप था, इसमें D के सामने का भुजा क्या हो जाएगा, EF। यहाँ पे लिख लेंगे EF, और इसका रेशियो बराबर किसके होगा, इस त्रिभुज में हम देखें ABC में, तो इसके सामने कोण B के सामने का भुजा क्या हो जाएगा, AC। अच्छा, कि कोण B के बराबर कोण E है तो E के सामने का भुजा देखेंगे DF, बाई क्या हो जाएगा, DF। और इसी तरीक़े से हम बात करें कोण C के सामने का भुजा AB, और कोण C बराबर किसके था, तो F, और F के सामने का भुजा DE। ये अनुपात जो होता है साइड का, ये भुजा का जो अनुपात होता है, ये क्या होता है, बराबर होता है। और एक्चुअल में दर्पण सूत्र प्रूफ करने में हमको इसी बात का ज़रूरत पड़ने वाला है।
तो उम्मीद है यहाँ से दो त्रिभुज समरूप होता है। तो समरूप के लिए क्या कंडीशन है आप देख पा रहे होंगे, दो त्रिभुज में दो कोण आपस में बराबर हो। और दो कोण बराबर होगा कहने का मतलब इनडायरेक्टली हम ये समझ सकते हैं कि तीसरा कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। और जब दो त्रिभुज समरूप हो जाएगा तो उसके भुजा का अनुपात यानी जो कोण बराबर है उसके सामने का जो भुजा होगा उसका अनुपात भी क्या होगा, तो एक दूसरे के अनुपात जो होगा भुजा का वो भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग आते हैं अपने मेन मुद्दे पे, जिसको कि हम लोग इस फॉर्मूला में प्रूफ करने वाले हैं। तो सबसे पहले जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, एक मेरे पास अवतल दर्पण है जिसका P यानी कि ध्रुव है, एक मतलब फोकस है, C मतलब वक्रता त्रिज्या है, और इसके सामने हम लोग कोई वस्तु रख लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे वस्तु जो है आपका, यहाँ पे AB वस्तु है, A और B। प्रतिबिंब बनाने का नियम आप पहले से जानते हैं। यहाँ से हम लोग एक समानांतर लाइन खींचेंगे। जानते हैं समानांतर लाइन जो होता है मुख्य फोकस से होकर जाएगा। दूसरा लाइन हम लोग यहाँ से वक्रता केंद्र से होकर खींचेंगे, और जैसा कि आप जानते हैं वक्रता केंद्र से आने वाली लाइन दर्पण पे पड़ेगा और अपने ही रास्ते पे क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। ये आपतित किरण होगा, ये हो गया आपका परावर्तित किरण। और जहाँ पे दोनों लाइनें कटती हैं वहीं पे क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। तो ये आपका हो गया प्रतिबिंब। यहाँ पे डैश, अब बी से लाइट आ रहा था तो ये किसका बन जाएगा, प्रतिबिंब बी डैश। प्रतिबिंब ये भी एक वस्तु है जिसका प्रतिबिंब क्या बन गया, ए डैश बी डैश। अब हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखें तो क्या देख सकते हैं, तो सबसे पहले आप ध्यान से देखें तो P से लेके F तक यानी PF को हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग परिभाषा पढ़े थे याद होगा, दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस तक के लंबाई को, दूरी को हम लोग क्या कहेंगे, फोकस दूरी कहेंगे। यानी PF को हम लोग यहाँ पे F से सूचित कर सकते हैं। लेकिन चिन्ह परिपाटी भी पढ़े थे और चिन्ह परिपाटी के अकॉर्डिंग जानते हैं दर्पण के ध्रुव से बाएं साइड जो भी दूरी मापते हैं सबको क्या लेंगे, तो नेगेटिव लेंगे। इसीलिए PF इक्वल टू क्या ले लेंगे, -F। और इसमें हम लोग क्या जानते हैं, तो अगर बात करें P से लेके A डैश क्या है, जहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है, और हम लोग प्रतिबिंब दूरी का परिभाषा पढ़े थे याद कीजिए, दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब तक के लंबाई को या दूरी को क्या कहेंगे, तो प्रतिबिंब दूरी कहेंगे। यानी PA डैश को क्या कहेंगे, PA डैश को बोलना चाहे तो बोल सकते हैं प्रतिबिंब दूरी। चिन्ह परिपाटी के अनुसार आप लोग अगर ध्यान से देखेंगे तो ये भी जो दूरी है सभी लेफ्ट साइड में ही है, यानी सभी जितनी भी दूरियां यहाँ पे लेंगे सबके सब क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे, यानी ये भी हो जाएगा -B। ठीक उसी तरीक़ा से P से लेकर C तक हम लोग क्या कहते हैं, तो वक्रता त्रिज्या कहते हैं, और इसको डिनोट करते हैं R से, और यहाँ पे साइन लेना चाहे तो ले सकते हैं माइन। इसी तरीक़े से P से लेके जहाँ पे वस्तु रखे हैं PA को क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग कहते हैं वस्तु दूरी, U से डिनोट करते हैं, और ये साइन क्या लेंगे, माइनस। उम्मीद है कि यहाँ तक जो भी बातें हमने लिखा है आपको समझ में आया होगा। बाकी अब हम लोग आगे देखते हैं इसको आखिर प्रूफ करें तो कैसे करें। अब यहाँ पे हम लोग करते क्या है कि अपने मन से यहाँ पे एक लाइन हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं जो कि प्रधान अक्ष पे परपेंडिकुलर हो। ये यहाँ पे हो गया आपका P, और यहाँ पे मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं D, और यहाँ पे मान लेते हैं E। यानी हम लोग रचना क्या कर लिए, तो DE एक परपेंडिकुलर लंब खींच लिए कहाँ पे, तो प्रधान अक्ष पे। इसको लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या किए, DE परपेंडिकुलर खींच लिए PC पे यानी प्रधान अक्ष पे। अब आइए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब आप लोग ध्यान से देखेंगे, किसको ध्यान से देखना है, ABC क्या है, एक त्रिभुज है। इसी तरीक़ा से A डैश B डैश और C ये भी क्या है, एक त्रिभुज है। यानी हम दो त्रिभुज को यहाँ पे देखेंगे ABC और A डैश B डैश C, यानी त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज A डैश B डैश C में। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे कितना डिग्री एंगल, 90 डिग्री, यहाँ पे कितना डिग्री एंगल, 90 डिग्री। इसका नाम लिखना है, क्या लिख सकते हैं, एंगल BAC। ये बराबर किसके है, एंगल B डैश A डैश C, एंगल B डैश A डैश C। यानी A 90 डिग्री और A 90 डिग्री क्या हो गया आपका, बराबर हो गया। इसी तरीके से हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे, पिछले वीडियो में, कि दो लाइन एक दूसरे से कट करें तो आमने सामने का एंगल क्या होता है, बराबर होता है, जिससे कि शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एक लाइन ऐसे आ रहा है प्रधान अक्ष, ये दोनों जो एंगल है C दोनों अलग अलग त्रिभुज में
ये दोनों भी क्या हो जाएगा, आपस में बराबर होगा। और इस कोण को क्या कहेंगे, शीर्षाभिमुख कोण। अब इसका नाम लिखना है, तो हम लोग यहाँ से अगर स्टार्ट करें, ए सी बी यानी एंगल ये कितना होता है, तो 90 डिग्री। इसमें लिखना था ए सी बी, ए सी बी ये बराबर किसका हो जाएगा, तो एंगल तो सी ही है लेकिन ट्रायंगल दूसरा त्रिभुज आ गया, ए डैश सी बी डैश, एंगल ए डैश सी बी डैश। और इससे क्या कहते हैं, तो हम लोग कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। अब जब हम लोग दो कोण देख ले, दो अलग अलग त्रिभुज में दो कोण बराबर है, तो तीसरा कोण हम लोग लिखे या नहीं लिखे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं तीनों कोण को जब जोड़ेंगे 180 डिग्री आएगा। और दो कोण जब बराबर हो गया तो तीसरा कोण हम लोग ऑटोमेटिक समझ जाते हैं कि तीसरा कोण बराबर ही होगा। और अभी यहाँ पे देखिए दो त्रिभुज में अगर तीनों कोण बराबर हो जाएगा तो दोनों त्रिभुज क्या कहलाएगा, समरूप कहलाएगा। इसका मतलब यहाँ पे भी दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, एक दूसरे के समरूप हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिख सकते, इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप का साइन ऐसे देंगे, त्रिभुज ए डैश बी डैश और सी। यहाँ तक उम्मीद है आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। जब यहाँ पे समझ में आए तो फिर से आप यहाँ पे एक बार देखिए, दो त्रिभुज जब समरूप हो जाएगा तो उसका जो भुजा होगा उसका अनुपात भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल बराबर होगा। यानी इसमें दोनों त्रिभुज में भी भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें 90 डिग्री का, तो इसी के सामने लेते हैं, ए के सामने का भुजा क्या है, बी सी। ये जो एंगल था, कोण था, इसमें ए डैश के बराबर है, और ए डैश के सामने कौन सा भुजा है, बी डैश सी, यानी बी सी बाई बी डैश सी ये बराबर किसका हो जाएगा। अब दूसरा हम बात करें एंगल बी ए सी, बी ए पहला तो हो गया, दूसरा ए सी बी, ए सी बी यानी सी एंगल है तो सी के सामने का भुजा क्या हो जाएगा, ए बी, डिवाइडेड बाय दूसरा ट्रायंगल में सी के सामने का भुजा क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। अब जो तीसरा कोण बच गया वो भी बराबर होगा, और तीसरा जो बी है इसके सामने का भुजा आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ए सी, और इसमें तीसरा कोण है बी डैश के सामने का भुजा बात करें तो हो जाएगा ए डैश सी, ए डैश सी। यानी अगर ये दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हो जाएगा तो हम लोग इतना अनुपात लिख सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि यहाँ पे इसका हमको कोई ज़रूरत नहीं है। मान लेते आप कहीं जा रहे हैं, कुछ मार्केट घूमने कहीं, तो ज़रूरत थोड़ा ना है कि आप घर से जितना सामान है सबको लेके जाए। हम लोग कहीं जाते हैं तो जितना ज़रूरत का सामान होता है उसी को लेके जाएंगे, स्वाभाविक सी बात है। तो यहाँ पे इसको लेके चले तो हमको कोई विशेष दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन आप इसका कोई ज़रूरत नहीं है, इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको हम मिटा देते हैं, यानी इसका कोई काम यहाँ पे नहीं है। और इसको क्या मान लेते हैं, तो इक्वेशन फर्स्ट। अब इसी तरीक़ा से हम देखें, अगर इसी प्रकार क्या देख सकते हैं, इसी प्रकार फिर से हमको दो त्रिभुज देखना है, एक ई डी एफ और दूसरा ए डैश बी डैश एफ। यानी फिर से हमको दो त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा, ई डी एफ और ए डैश बी डैश एफ। इसमें भी ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे भी 90 डिग्री, यानी डी ई एफ बराबर 90 डिग्री हो जाएगा, बी डैश ए डैश एफ 90 डिग्री के। इसी तरीक़े से यहाँ भी दो लाइन कट रहा है, तो आमने सामने का कोण यानी एफ जो होगा ए डैश बी डैश एफ में और डी ई एफ में, दोनों ही एफ कोण जो क्या होगा, बराबर होगा। और दो कोण बराबर होगा तो इसमें का बी डैश और इसमें का डी कोण क्या हो जाएगा, आपस में बराबर होगा। लेकिन चूंकि यहाँ पे लिख लिए हैं तो इसी तरह से यहाँ पे भी सेम नियम लग रहा है, बोले तो सेम जो एंगल है बराबर हो रहा है, इसीलिए इतना बात लिखने की जगह हम लोग एक वर्ड से काम चला सकते हैं और लिख देंगे इसी प्रकार, ये त्रिभुज क्या हो जाएगा, तो त्रिभुज डी ई एफ ये समरूप हो जाएगा ए डैश बी डैश एफ के, त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ। उम्मीद है यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं हुआ हो। अब आगे देखते हैं, जब दो त्रिभुज समरूप होगा उसके भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा, स्वाभाविक बात है बराबर होगा। इसमें अगर हम बात करें, यहाँ से स्टार्ट करें, तो ई के सामने का भुजा कौन सा है, डी ई, या इसमें हम ए बी नीचे से लिखे तो इसमें भी एक काम करते हैं नीचे से लिख लेते, ई डी डिवाइडेड बाई
ए जो एफ है इसमें एफ के सामने ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश बराबर क्या हो जाएगा, अगर इसमें हम लिखना चाहे डी एफ बाई बी डैश एफ तो लिख सकते हैं, इससे किसी को दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे था बी सी और बी डैश सी का कोई काम नहीं था, जिसको अभी हमने मिटा दिया। उसी तरीक़े से यहाँ से डी एफ और बी डैश एफ का कोई ज़रूरत नहीं है, इसीलिए इसको लिखने का भी कोई मतलब नहीं बनता है। तो बच गया यहाँ पे एंगल डी, और डी के सामने बचता है आपका ई एफ, ई एफ डिवाइडेड बाई इसमें बच गया बी डैश के सामने ए डैश एफ, ए डैश एफ। और इसको क्या करते हैं हम लोग, अच्छा इसको करें इससे पहले थोड़ा इसको हम मिटा लें यहाँ पे। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये जो लाइन है बी डी क्या पी ए यानी कि जो प्रधान अक्ष है उसके समानांतर है। हम जानते हैं दो समानांतर लाइन के बीच जो दूरी होती है, लंबाई होती है, चाहे कहीं भी मेजर करो क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। यानी ए बी और ई डी क्या आपस में बराबर होगा, आपका आंसर होगा बिल्कुल हाँ होगा। यानी ई डी की जगह पे हम चाहे तो ए बी रख सकते हैं, ए बी की जगह ई डी रख सकता है, आपकी जो इच्छा आप उसको रख सकते हैं। हम फिलहाल क्या करते हैं, ई डी की जगह पे ए बी रख लेते हैं। यानी ई डी की जगह क्या रख सकते हैं, ए बी डिवाइडेड बाई क्या था आपका ए डैश बी डैश बराबर हो जाएगा ई एफ बाई ए डैश एफ। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब ध्यान से देखिए, समीकरण फर्स्ट समीकरण सेकेंड, इसमें एल एच क्या है ए बी बाई ए डैश बी डैश, इसमें भी ए बी बाई ए डैश बी डैश। यानी दोनों ही समीकरण का जो एल एच एस बायाँ साइड है क्या आपस में बराबर है। इसका मतलब दायां साइड भी आपस में क्या हो जाएगा, तो बोले तो बराबर हो जाएगा। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम बात करें तो ए सी बाई ए डैश सी जो हो जाएगा, इसमें ई एफ बाई ए डैश एफ। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको फिलहाल मिटा लें, कोई इसका ज़रूरत है नहीं विशेष। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं ए सी। ए सी का कहीं आपको नाम है यहाँ पे क्या, तो नहीं है, लेकिन अब देखते हैं इस फिगर में ए सी है कहाँ की। आप देख पा रहे होंगे ए सी यहाँ पे है, जिसका कि कोई हमको यहाँ पे नाम मालूम पहले से नहीं है। यानी ए सी निकालना है, इसका नाम नहीं मालूम है, लेकिन ध्यान से देखेंगे तो पी ए का नाम क्या है आपका यू, यानी वस्तु दूरी। इस पूरा को हम लोग वस्तु दूरी कहते हैं। अगर इस पूरे में से पी सी जिसको कि वक्रता त्रिज्या कहते हैं, अगर घटा लेंगे तो क्या हमको ए सी मिलेगा, आपका आंसर होगा जी बिल्कुल मिलेगा। यानी अगर हमको ए सी का लंबाई निकालना है तो क्या करेंगे, पी ए में से पी सी को घटा लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, ए सी मिल जाएगा। इसको हम लोग यहीं पे करते हैं। अगर हमको निकालना है ए सी तो क्या करेंगे, पी ए माइनस पी सी। इसी तरीके से नेक्स्ट देखते हैं ए डैश सी। ए डैश सी का भी हमको कहीं पे नाम मालूम नहीं है, यानी ये छोटा वाला जो लंबाई है छोटू सा, इसको निकालना है। और इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, तो पूरे पी सी में से हम पी ए डैश को, चूँकि पी सी को हम क्या कहते हैं वक्रता त्रिज्या कहेंगे, और पी ए डैश को क्या कहेंगे, प्रतिबिंब दूरी। यानी अगर बात करें ए डैश सी निकालने का तो क्या लिख सकते हैं, पी सी माइनस पी ए डैश। अब यहाँ पे ई एफ बच गया आपका, और बच गया ए डैश एफ। ए डैश एफ को भी उसी तरीके से देखते हैं, ए डैश एफ, यानी ए डैश एफ निकालना है, इसका भी कोई नाम मालूम नहीं है, लेकिन पी ए डैश में से अगर पी एफ को हटा ले, पी ए डैश में से घटा लेते हैं पी एफ को, चूँकि पी ए डैश हम जानते हैं प्रतिबिंब दूरी और पी एफ को फोकस दूरी, तो हमको क्या निकल जाएगा, ए डैश एफ। अब एक बात और आप ऑब्जर्व करें, यदि ये जो पॉइंट ई है पी के क्या हो, बहुत करीब हो, यानी यहाँ पे पी एफ और ई एफ दोनों ही अलग अलग वैल्यू होगा, लेकिन इसके बीच जो पी एफ होगा और ई एफ होगा, चूँकि ई जो पॉइंट है पी के बहुत ही करीब में होता है, बहुत पास में होता है। यानी एक होगा, अगर मान लेते पी एफ 5 मीटर तो ई एफ क्या होगा 4.98 मीटर, या बोले तो 4.99 मीटर। यानी इसके बीच जो डिफरेंस आता है बहुत ही कम आता है, इसलिए हम लोग लगभग में क्या करते हैं,
पी एफ और ई एफ को क्या मान लेंगे बराबर, यानी लगभग पी एफ किसके बराबर हो जाएगा ई एफ। यानी यहाँ लिखेंगे यदि जो ई है, ई जो है पी के बहुत निकट हो, पी के बहुत निकट हो, यानी बहुत क्या हो पास में हो, निकट हो, तब हम लोग क्या लिख सकते हैं ई एफ बराबर लिख सकते हैं पी एफ। और इस प्रकार यहाँ पे देखिए ई एफ की जगह आप क्या रख सकते हैं पी एफ, यानी इधर जो है उसको पहले लिख लेते हैं ए सी बाई ए डैश सी, ए डैश सी बराबर, अब ई एफ की जगह क्या लिख सकते हैं पी एफ लिख सकते हैं, और नीचे में क्या है आपका ए डैश एफ, ए डैश एफ। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ से सभी के वैल्यू को उठा के क्या करना है यहाँ पे रख देना। जैसा कि ए सी है, ए सी का वैल्यू पी ए माइनस पी सी, यानी ए सी की जगह क्या लिख सकते हैं, ए सी की जगह लिख सकते हैं पी ए माइनस पी सी, पी ए माइनस पी सी डिवाइडेड बाई, अब ए डैश सी है, ए डैश सी के बदले क्या लिख सकते हैं पी सी माइनस पी ए डैश, पी सी माइनस पी ए डैश बराबर पी एफ। पी एफ की जगह पे हम लोग क्या करते हैं, जो कि पी एफ का है आपका नाम ऑलरेडी हमको मालूम है, फोकस दूरी कहते हैं, पी एफ को यहाँ पे पी एफ ही छोड़ देते हैं। और नेक्स्ट बच के ए डैश एफ, यहाँ पे देखिए ए डैश एफ को क्या लिख सकते हैं पी ए डैश माइनस पी एफ, यानी पी ए डैश माइनस पी एफ। अब यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया तो यहाँ पे विशेष कुछ करना नहीं। अब यहाँ से क्या करना है, सभी के वैल्यू को उठा के वहाँ पे रख देना है। जैसा कि पी ए का यहाँ पे वैल्यू देख सकते हैं, क्या है पी ए मतलब वस्तु दूरी, यानी इसको हम लोग माइनस यू लिखेंगे। यहाँ से आप देखते हैं कि बोल सकते हैं पी ए का वैल्यू लिखेंगे माइनस यू, फिर यहाँ पे हम माइनस और फिर पी सी का वैल्यू क्या है आपका माइनस आर, ब्रैकेट बंद, डिवाइडेड बाई पी सी का वैल्यू माइनस आर, माइनस की जगह माइनस, पी ए डैश क्या हो जाएगा आपका माइनस भी बराबर हो जाएगा पी एफ। पी एफ को क्या कहेंगे माइनस एफ डिवाइडेड बाई पी ए डैश, पी ए डैश को क्या कहेंगे माइनस भी, और माइनस पी एफ को कहेंगे एफ। अब जितना भी पीछे है वो सबको हम लोग छोड़ देते हैं, बस इसको सॉल्यूशन कर लेंगे, फाइनली आपका फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा। चलिए हम लोग इसको अब सॉल्यूशन करते हैं, माइनस यू माइनस माइनस प्लस आर डिवाइडेड बाई माइनस आर और माइनस माइनस प्लस भी इज इक्वल टू माइनस एफ, यहाँ माइनस भी और माइनस माइनस प्लस एफ। अब क्या करते हैं हम लोग इसको तिरछा गुना करते हैं, यानी इसको इससे करना है और इधर वाले को इससे करना है। पहले हम लोग इसको इससे करते हैं, माइनस माइनस प्लस और यू को भी से करेंगे तो यू भी, यानी हो जाएगा यू भी, इसका काम हो गया। अब इसका इससे करते हैं, माइनस प्लस माइनस यू और एफ का यू एफ, यानी इसका काम इससे भी हो गया, इसका काम इससे भी हो गया। अब नेक्स्ट बचा आर का हम लोग इससे करेंगे, तो प्लस माइनस माइनस आर भी को क्या करेंगे आर भी हो जाएगा। अब इसको नेक्स्ट इससे करेंगे, प्लस 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 और आर एफ, यानी इसका इससे मल्टीप्लाई हो गया, इसको हमको इससे करना है तो लिखेंगे बराबर माइनस माइनस प्लस आर को एफ से करेंगे तो आर एफ, और यहाँ पे माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस और हो जाएगा भी एफ। अब यहाँ तक जब हो गया तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या कुछ सेम मिला है, तो यहाँ देख पा रहे हैं प्लस आर एफ और यहाँ पे भी आर एफ से आर एफ कट जाएगा। अब बचा उसको हम लोग लिख लेते हैं यू भी माइनस यू एफ माइनस आर भी, इधर माइनस में भी एफ है, इधर आएगा आ जाएगा प्लस में प्लस भी एफ इज इक्वल टू हो जाएगा 0। अब क्या करें, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या कुछ सेम हमको दिख रहा है। तो आप लोग जब ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा, भी एफ
आर वी, यू वी, यू एफ। हाँ, आपको यहाँ दिखाई देगा, क्योंकि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। आर के जगह पे हम लोग चाहे तो क्या रख सकते हैं, हम लोग फार्मूला पढ़े थे, आर इज इक्वल टू 2F, यानी आर जो होता है वक्रता त्रिज्या, वो फोकस दूरी के दोगुना का क्या होता है, बराबर। यानी यहाँ माइनस के जगह पे माइनस हो जाएगा, और आर के जगह हम लोग चाहे तो रख सकते हैं 2F। चलिए हम लोग यहाँ पे आर का वैल्यू क्या करते हैं, यहाँ पे पुट कर लेते हैं। यानी कि यहाँ से देखिए तो हम लोग लिख लेंगे यू भी माइनस यू एफ माइनस, आर की जगह क्या रखेंगे, तो आर की जगह रखेंगे -2F। और क्या हो जाएगा, भी प्लस VF इक्वल टू 0। इतना लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे VF, यहाँ पे VF, -2F VF है, और इसमें एक प्लस VF है, यानी -2 VF में से प्लस 1 VF घटाएंगे तो क्या बच जाएगा, आपका 1 VF बचेगा। तो बच क्या जाएगा, यू भी है यहाँ पे UF है, यहाँ 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा, माइनस में -F भी इक्वल टू लिख सकते हैं 0। अब एक्चुअल में इसी को ही हम लोग मिरर फॉर्मूला, दर्पण सूत्र कहते हैं, लेकिन इसको और सिंप्लीफाई करके हम लोग इसको प्राप्त करते हैं। तो मैथ एक चीज़ की हमको आज़ादी देती है, क्या चीज़ की आज़ादी देती है, तो किसी भी इक्वेशन के बराबर के दोनों तरफ किसी सेम नंबर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं, तो उससे समीकरण पे कोई चेंजिंग नहीं आता है, यानी समीकरण के वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आता है। और जब मैथ हमको इस चीज़ की आज़ादी देती है तो हमको यूज बिल्कुल इसका करना चाहिए, भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका फ़ायदा उठाते हैं। यहाँ पे हम करते हैं दोनों ही तरफ, बराबर के बाएं साइड में और बराबर के दाएं साइड में, दोनों ही तरफ क्या करते हैं, UVF से भाग करते हैं। यानी लिखेंगे समीकरण के दोनों तरफ समीकरण के दोनों तरफ UVF से भाग देने पर, भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, UV डिवाइडेड बाई UVF माइनस UF डिवाइडेड बाई UVF माइनस FV डिवाइडेड बाई UVF इक्वल टू 0। चूँकि 0 में हम लोग UVF से डिवाइड करेंगे तो हम लोग जानते हैं 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करें तो नंबर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अब क्या कीजिए, UV से UV कट गया, UF से U और F कट गया, यहाँ पे FV से F और भी कट गया, बचा क्या यहाँ पर, 1 नीचे में बचा F माइनस ऊपर में 1 नीचे में V माइनस ऊपर में 1 नीचे में U बराबर 0। इसी बात को जब आप चाहे तो लिख सकते हैं 1/V प्लस 1/U इक्वल टू 1/F। चूँकि हम लोग अभी यहाँ देखे हैं R इक्वल टू 2F, या बोले तो F इक्वल टू, हम बात करें तो R/2, और जब F का वैल्यू R/2 रखिएगा तो 2 चल जाएगा आपका ऊपर में, अब बन जाएगा यहाँ पे 2/R। और इस तरीक़ा से हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि आपका मिरर फार्मूला निकल कर बिल्कुल रेडीमेड फॉर्म में यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो उम्मीद है इस वीडियो में मिरर फार्मूला कैसे प्रूफ किया जाता है, आखिर इसका कैलकुलेशन जो हम लोग रटते थे 1/V प्लस 1/U इक्वल टू 1/F इक्वल टू 2/R, आखिर ये फार्मूला निकल कर कहाँ से आता है, इसका डेरिवेशन कैसे होता है, ये बात इस वीडियो को देखने के बाद आप कभी नहीं भूलेंगे, आपको समझ में आया होगा। बाकी ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, और अगला दिन आज से हम लोग फिर से इसी फार्मूला को ड्राइव करेंगे, लेकिन आज यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हम अवतल दर्पण में किए थे, और अगला दिन जो हम लोग करेंगे यही फार्मूला हम लोग उत्तल दर्पण में ड्राइव करेंगे। ठीक है, थैंक यू।